हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। आज मैं आप लोगों के लिए टेंस लेकर आया हूँ। टेंस किसे कहते हैं, पहले टेंस के बारे में जान लेते हैं। टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। यानी काम के मुताबिक, कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो भी परिवर्तन हो उसे हम लोग टेंस कहते हैं। ठीक, टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला प्रेजेंट टेंस, जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट टेंस, जिसे हम भूतकाल कहते हैं। और तीसरा फ्यूचर टेंस, जिसे हम भविष्यकाल कहते हैं। अब देखिए, प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक इसी तरह से पास्ट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट सिंपल पास्ट टेंस, सेकंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, फोर्थ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक इसी तरह से फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट सिंपल फ्यूचर टेंस, सेकंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फोर्थ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब देखिए सभी को एक एक करके सभी के बारे में अच्छा से जानते हैं और अच्छा से समझते हैं। फिर उसके बाद जो है सभी के का एक एक करके ट्रांसलेट करेंगे और आपको हम समझाएंगे। अब देखिए प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। किसी कार्य के वर्तमान समय में होने या करने, हो रहा है, हो चुका है या हो गया है तथा एक लंबे समय से होता रहा है का बोध हो तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यानी किसी काम के कोई सेंटेंस से अगर ऐसा लगता है कि कोई भी काम वर्तमान समय में होता है या हो रहा है या वर्तमान समय में हो चुका है या वर्तमान समय में हो गया है तथा एक लंबे समय से होता रहा है और अभी भी जारी है, तो वह वाक्य जो होता है, वह सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का होता है। जैसे देखिए, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, यानी पुस्तक पढ़ने का काम जो है वर्तमान समय में होता है। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, यानी इस सेंटेंस में जो है पुस्तक पढ़ने का काम अभी भी जारी है। थर्ड देखिए, मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ, यानी पुस्तक पढ़ने का काम जो है वर्तमान समय में समाप्त हो चुका है। मैं 1 घंटा से पुस्तक पढ़ता रहा हूँ, यानी 1 घंटा पहले मैंने पुस्तक पढ़ना स्टार्ट किया और अभी भी जारी है। ठीक है, अब देखिए इसका ट्रांसलेट। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, आई रीड ए बुक। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग ए बुक। मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ, आई हैव रेड ए बुक। मैं 1 घंटा से पुस्तक पढ़ता रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर एन आवर। तो देखिए ये सभी सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस का है, यानी वर्तमान समय का। अब देखिए पास्ट टेंस यानी भूतकाल। किसी कार्य के बीते हुए समय में होने या करने, हो रहा था, हो चुका था या हो गया था तथा एक लंबे समय से होता रहा था का बोध हो तो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। यानी वह सेंटेंस जो है पास्ट टेंस का होता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, मैं पत्र लिखा, यानी पत्र मैंने लिख लिया है बीते हुए समय में। मैं पत्र लिख रहा था, यानी मैं बीते हुए समय में पत्र लिख रहा था। मैं पत्र लिख चुका था, यानी बीते हुए समय में मैं पत्र लिख चुका था। मैंने पत्र लिखा था, यानी बीते हुए समय में मैंने पत्र लिखा था। या मैं 2 दिनों से पत्र लिखता रहा था, यानी 2 दिनों से पत्र मैं लिखता आ रहा था। अब देखिए इसका ट्रांसलेट। मैं पत्र लिखता था,
आई रोट ए लेटर, या मैंने पत्र लिखा, इसका भी ट्रांसलेट आई रोट ए लेटर। मैं पत्र लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग ए लेटर। मैं पत्र लिख चुका था या मैंने पत्र लिखा था, आई हैड रिटन ए लेटर। मैं 2 दिनों से पत्र लिखता रहा था, आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 days। ठीक है, ठीक। ये सभी सेंटेंस जो है पास्ट टेंस का है, इसलिए पास्ट टेंस का है कि ये सभी काम पास्ट में ही जारी था या हो गया था या लंबे समय से होता आ रहा था और पास्ट में जारी था या पास्ट में ही वह काम समाप्त हो चुका था। ठीक, तो ये सभी सेंटेंस था पास्ट टेंस का। अब देखिए फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। किसी कार्य के आने वाले समय में होने या करने, हो रहा होगा या होता रहेगा, हो चुका होगा या हो गया होगा, तथा एक निश्चित समय से होता आ रहा होगा का बोध हो तो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। यानी जो काम, कोई काम किसी वाक्य से ऐसा लगता हो कि कोई काम आने वाले समय में होगा या होता रहेगा या हो रहा होगा या हो चुका होगा या हो गया होगा तथा एक निश्चित समय से होता आ रहा होगा, तो वह वाक्य जो होता है फ्यूचर टेंस का होता है। जैसे मैं पत्र लिखूँगा, यानी पत्र लिखने का काम आने वाले समय में होगा। मैं पत्र लिखता रहूँगा, यानी पत्र लिखने का काम आने वाले समय में जारी रहेगा। मैं पत्र लिख चुकूँगा, यानी पत्र जो है आने वाले समय में लिख चुका होगा। मैं पत्र लिखता आ रहा होऊंगा, यानी पत्र जो है आने वाले समय में लिखता आ रहा होगा, यानी आने वाले समय में जारी रहेगा। अब देखिए इसका ट्रांसलेट। मैं पत्र लिखूँगा, आई शैल राइट ए लेटर। मैं पत्र लिखता रहूँगा, आई शैल बी राइटिंग ए लेटर। मैं पत्र लिख चुकूँगा, आई शैल हैव रिटन ए लेटर। मैं पत्र लिखता आ रहा होऊंगा, आई शैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर। इस तरह का सेंटेंस फ्यूचर टेंस का होता है। ठीक, अब देखिए किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा होगा तो वो हमें कमेंट्स में बताएंगे, और जिनको ये समझ में आ रहा होगा वो भी हमें कमेंट्स में बताएंगे। अब देखिए हम लोग ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश पढ़ते हैं। नंबर 1 सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कैसे पहचानेंगे हम कि यह वाक्य जो है हिंदी वाक्य सिंपल प्रेजेंट का है या सिंपल पास्ट का या सिंपल फ्यूचर का या प्रेजेंट का या अदर कोई टेंस का, कैसे पहचानेंगे। तो देखिए सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूँ, ती हूँ, ते हो इत्यादि लगा रहे तो यह सभी वाक्य जो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है, और इस वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद सिंपल प्रेजेंट टेंस के नियम से किया जाता है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का नियम क्या होता है, तो नियम जो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पहला रूप या पांचवा रूप और अंत में ऑब्जेक्ट। अब देखिए वर्ब का पांचवा रूप के कैसे बनेगा, तो वर्ब के पहला रूप में एस या ई एस जोड़ देने से वह जो है वर्ब का पांचवा रूप बन जाता है। अब देखिए वर्ब का पांचवा रूप लगेगा किसके साथ, तो जब सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट या सिंगुलर नेम रहे तो उसके साथ वर्ब का पांचवा रूप लगता है। एग्जाम्पल में देखिए, मैं सुबह में टहलता हूँ। हम लोग प्रत्येक दिन फुटबॉल खेलते हैं। वह प्रत्येक सोमवार को हमसे बात करता है। वह शाम को घर जाती है। वे लोग सुबह में स्नान करते हैं। राजू सुबह में दांत साफ करता है। अब आइए इसका ट्रांसलेट करते हैं। मैं सुबह में टहलता हूँ, आई वॉक इन द मॉर्निंग।
हम लोग प्रत्येक दिन फुटबॉल खेलते हैं। वी प्ले फुटबॉल एवरी डे। वह प्रत्येक सोमवार को हमसे बात करता है। ही टॉक्स विद अस एवरी मंडे। वह शाम को घर जाती है। शी गोज़ टू हाउस इन द इवनिंग। वे लोग सुबह में स्नान करते हैं। दे टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग। राजू सुबह में दांत साफ करता है। राजू क्लीन्स टीथ इन द मॉर्निंग। अब देखिए फर्स्ट में सब्जेक्ट के रूप में मैं यानी आई, तो आई के साथ वर्ब का पहला रूप वॉक। सेकेंड सब्जेक्ट के रूप में वी, तो वी के साथ पहला रूप वर्ब का पहला रूप प्ले। थर्ड सब्जेक्ट के रूप में ही, तो ही के साथ वर्ब का पांचवा रूप टॉक्स। फोर्थ में देखिए सब्जेक्ट के रूप में सी, तो सी के साथ वर्ब का पांचवा रूप गोज। फिफ्थ सब्जेक्ट के रूप में दे, तो दे के साथ वर्ब का पहला रूप टेक। सिक्स्थ में सब्जेक्ट के रूप में एक सिंगुलर नेम राजू, तो इसके साथ वर्ब का पांचवा रूप क्लींस। ठीक है। अब देखिए बहुत स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है कि किसका अंग्रेजी पहले लिखें और किसका बाद में, यानी कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है और कौन ऑब्जेक्ट है, ये चीज़ समझ में नहीं आता। तो चलिए इसके लिए एक बेस्ट तरीका है, उस तरीके से हम जानते हैं कि किसका अंग्रेजी पहले लिखेंगे और किसका अंग्रेजी बाद में लिखेंगे। देखिए जब हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो शुरू वाला का अंग्रेजी लिख देंगे, उसके बाद लास्ट में चले जाएंगे और लास्ट से एक एक लिखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है, हिंदी में है 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, तो उसका ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में 1 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 2 नंबर। यानी इंग्लिश ट्रांसलेट करने में सबसे पहले शुरू वाला का अंग्रेजी 1 नंबर वाला का, उसके बाद लास्ट में 3 नंबर, तो 3 नंबर का अंग्रेजी, और फिर उससे एक पहले 2 नंबर, तब उसका 2 नंबर का अंग्रेजी। ठीक है। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। हिंदी में लिखा हुआ है मैं आम खाता हूँ, यानी 1 नंबर में मैं, 2 नंबर में आम, 3 नंबर में खाता हूँ, लास्ट में है खाता हूँ। तो देखिए इंग्लिश इसका ट्रांसलेट किया गया है आई ईट ए मैंगो, यानी सबसे पहले शुरू वाला का अंग्रेजी 1 नंबर वाला मैं, उसके बाद लास्ट वाला यानी 3 नंबर का अंग्रेजी इट, उसके बाद 3 नंबर से पहले 2 नंबर आम, तो ए मैंगो। ठीक, मतलब सबसे पहले शुरू वाला का अंग्रेजी लिखिए, फिर लास्ट में चले जाइए, लास्ट का अंग्रेजी लिखते 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 आगे बढ़ते जाइए। आइए कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है हिंदी में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो इसका अंग्रेजी ट्रांसलेट किया गया सबसे पहले 1 नंबर, उसके बाद लास्ट में 4 नंबर, फिर उसके बाद 4 से पहले 3 नंबर, और फिर उसके बाद 3 से पहले 2 नंबर। ठीक, यानी हिंदी में 1 2 3 4, तो इंग्लिश में 1 4 3 2। ठीक उसी तरह नेक्स्ट देखिए हिंदी में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, तो इसका अंग्रेजी 1 नंबर 5 नंबर 4 नंबर 3 नंबर 2 नंबर। ठीक नेक्स्ट देखिए हिंदी में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, तो इंग्लिश देखिए 1 नंबर 6 नंबर 5 नंबर 4 नंबर 3 नंबर 2 नंबर। यानी इससे ये समझ में आता है कि जब हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो शुरू वाला का अंग्रेजी लिख देंगे, उसके बाद लास्ट में चले जाएंगे और लास्ट से एक एक लिखते लिखते और आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ देखिए आप सुबह में टहलते हैं,
इसका ट्रांसलेट सबसे पहले 1 नंबर का अंग्रेजी यू, उसके बाद 4 नंबर का अंग्रेजी वॉक, उसके बाद 3 नंबर का अंग्रेजी इन, उसके बाद 2 नंबर का अंग्रेजी मॉर्निंग। तो मॉर्निंग के पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, मैं सुबह में उसे खिलाता हूँ। 1 नंबर का अंग्रेजी आई, 5 नंबर का अंग्रेजी फीड, 4 नंबर का अंग्रेजी हिम, 3 नंबर का अंग्रेजी इन, 2 नंबर का अंग्रेजी मॉर्निंग, तो द मॉर्निंग। नेक्स्ट, वे लोग सुबह में नदी में स्नान करते हैं। तो 1 नंबर का अंग्रेजी दे, 7 नंबर का अंग्रेजी टेक, 6 नंबर का अंग्रेजी ए बात, 5 नंबर का अंग्रेजी इन, 4 नंबर का अंग्रेजी रिवर। तो यहाँ पे निश्चित रिवर है, इसलिए द का प्रयोग रिवर से पहले। उसके बाद 3 नंबर का अंग्रेजी इन, 2 नंबर का अंग्रेजी द मॉर्निंग। ठीक है, अब तो लगभग समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट में बताएंगे। आइए अब पढ़ते हैं 6 in 1 यानी 1 का 6, 1 हिंदी का 6 इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए कैसे किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, इस सेंटेंस का 6 सेंटेंस बनाया गया। आप अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं? क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं? आप अंग्रेजी कहाँ पढ़ते हैं? आप अंग्रेजी कहाँ नहीं पढ़ते हैं? ठीक। दूसरा देखिए, वह चाय पीता है, वह चाय नहीं पीता है। क्या वह चाय पीता है? क्या वह चाय नहीं पीता है? वह चाय कब पीता है? वह चाय कब नहीं पीता है? इस तरह से 1 का 6 जो है बनाने का नियम होता है कि पहला का जो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। नेक्स्ट, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। नेक्स्ट, WH वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। नेक्स्ट, WH वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब देखिए यहाँ पर WH वर्ड समझ लेते हैं। W से व्हाई मतलब क्यों, वेयर मतलब कहाँ, व्हेन मतलब कब, हु मतलब कौन, व्हाट मतलब क्या, और H से हाउ मतलब कैसे। तो ये सभी का अंग्रेजी सबसे पहले लिखा जाता है। आइए अब इसका अंग्रेजी ट्रांसलेट करते हैं। आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, यू रीड इंग्लिश। आप अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, यू डू नॉट रीड इंग्लिश। क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, डू यू रीड इंग्लिश। क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, डू यू नॉट रीड इंग्लिश। आप अंग्रेजी कहाँ पढ़ते हैं, वेयर डू यू रीड इंग्लिश। आप अंग्रेजी कहाँ नहीं पढ़ते हैं, वेयर डू यू नॉट रीड इंग्लिश। नेक्स्ट, वह चाय पीता है, ही टेक्स टी। वह चाय नहीं पीता है, ही डज नॉट टेक टी। क्या वह चाय पीता है, डज ही टेक टी। क्या वह चाय नहीं पीता है, डज ही नॉट टेक टी। वह चाय कब पीता है, व्हेन डज ही टेक टी। वह चाय कब नहीं पीता है, व्हेन डज ही नॉट टेक टी। अब यहाँ पर देखिए किसके साथ डू लगेगा और किसके साथ डज लगेगा। बस वही, जिसके साथ वर्ब का 5वां रूप लगता है उसके साथ डज लगाएंगे, डज नॉट, और जिसके साथ वर्ब का पहला रूप लगता है उसके साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब मैं आपको कुछ HW दे रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट लेके बनाइएगा, अभ्यास कीजिएगा, और जहाँ पे नहीं बनेगा हमें बताएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व कर दूंगा। ठीक। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे ये होगा कि जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। और कमेंट करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, जिससे हमें पता चले कि हाँ मेरा वीडियो जो है अच्छा चल रहा है। ठीक। और अपने दोस्त को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे।